बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अमूमन आप न्यूज़ चैनल से प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं तो खुशगवार ख़बरें नहीं होती हैं आवाम के लिए। आज अलबत्ता हमारे पास अच्छी ख़बरें हैं, मैं चाहूँगा उनसे हम आगाज़ करें। चाहे वो IMF से डील हमारी तय पा गई है, वो भी अच्छी खबर है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन चलें, जो क्राइसिस था उससे तो बचत हुई। और दूसरा, कोपेमाई की दुनिया में पाकिस्तानी 2 बच्चों ने और 2 ख़वातीन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये एक अच्छी खबर है, इसकी डिटेल बाद में शेयर करते हैं। IMF के मामले से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डील होगी, लेटर ऑफ इंटेंट भी शेयर हो गया। तो हमें शामी साहब प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही आप जनाब अशफाक तौला साहब का जिक्र खैर कर रहे थे, तो वो दस्तयाब हो गए हैं फौरी तौर पर। चलिए उनसे भी बात करते हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो ईद मुबारक जो गुजर गई। अब इसमें सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जी, वो हज की, वो भी हज पे थे। उन्होंने कोई पैगाम आपके लिए भेजा था? और उन्होंने पैगाम भेजा है और वहाँ से मैदान अरफात से और दुआएं की हैं और कहा है कि मैंने आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ख़ास तौर पर दुआएं की हैं माशाल्लाह हज के दौरान। माशाल्लाह। और अल्लाह करे कि हमारे मुश्किल जो वक्त पड़ा है हम पर वो आसान हो जाए, आमीन। और पाकिस्तान के लिए, उसके लोगों के लिए दुआएं की हैं, सब के लिए। और माफ़ी मांगी है अल्लाह ताला से कि वो गफूर है, वो रहीम है। हमारे माशाल्लाह जो गुनाह हैं, हमारी गलतियां उनको माफ़ कर दे और हम खुशहाली की तरफ और अज़मत की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें और अज़मत रफ्ता को हासिल कर सकें, आमीन जी। तो वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दुआओं में याद रखा। और डॉक्टर साहब पर जब लोग कह रहे थे कि सरकारी खर्चे पर इतना बड़ा काफ़िला लेके गए हैं, तो हमने अर्ज़ किया था कि वो सरकारी खर्चे पर लेके नहीं गए वो बात। और एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस के अल्फाज हैं, अच्छा गुमान जो है ना, अच्छा गुमान वो उम्दा इबादत है। क्या बात है। तो आपसे भी गुजारिश है कि अच्छा गुमान रखा हम करें। अच्छा गुमान रखते हैं। और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब जी, वो भी गए, वो भी हज पर थे। उनका भी वॉइस मैसेज मुझे आया, चले अल्लाह ताला और उन्होंने कहा मैंने आपके लिए दुआ की है, आपको याद रखा है, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए और मईशत के लिए, तो हुकूमत के लिए तो की, हमारे लिए भी की, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। ठीक, अल्लाह ताला उनको आमीन बखैर खूबी वापस लाए। और हमारे जो वज़ीर हैं मजहबी अमूर के तला साहब, उन्होंने तो ये धमकी दी है कि आइंदा रकम डॉलर में वसूल की जाएगी लोगों से, रुपयों में नहीं, रुपए में नहीं। हाँ, पता नहीं ये क्या उनको सूझी है, किस फिका के तहत उन्होंने फतवा दिया है। तौला साहब से ये भी बात पूछ लेते हैं, बल्कि ये पूछ लेते हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू। ये शामी साहब ने नुक्ता उठाया कि जी रकम जो है हज की वो डॉलर्स में होगी, रुपयों में नहीं होगी, इसकी क्या मंतक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप दोनों हज़रात को? आपको ईद मुबारक गुज़श्ता सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। IMF का मुआहदा मुबारक, स्टॉक एक्सचेंज की आज बढ़ोतरी मुबारक, और बस और डॉलर की गिरावट मुबारक। तो माशाल्लाह मुबारक पे मुबारक आपको। तो ये हज अब डॉलर में क्यों कराने लग पड़े? इससे शुरू करें। मैं आपकी ये सुन रहा हूँ, अभी मैंने वाकई मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैं तला महमूद साहब जरूर पूछा। मेरा ख्याल है वो शायद इस बात पे कह रहे होंगे कि प्राइवेट हज स्कीम पे तो वैसे भी मेरा ख्याल है उन्होंने खुद अरेंज की थी करेंसी। मैं देखना चाह रहा हूँ और मैं पूछना चाहूंगा इनसे जरूर कि क्या सरकारी स्पॉन्सर्ड स्कीम पे अगर वो बात कर रहे थे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ताज्जुब की बात होगी, मगर मैं पूछूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है जो वो लोग जो पहली मरतबा हज पे जाते हैं, जब 5 साल में एक दफा अगर हज पे जा रहे हैं, जिसकी कंडीशन गवर्नमेंट रखती है, अल्लाह का शुक्र है, उनके लिए तो होना चाहिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे। कोई आप जैसा डॉलर करे, कोई आप जैसा पूछने वाला मौजूद तो है ना? जी जरूर। देखिए, आप मुझे ये इस बात की तो दाद देंगे कि मैं आप ही में से हूँ और मैं भी जर्नलिस्टों की औलाद में से हूँ। माशाल्लाह, वालिद साहब भी जर्नलिस्ट है, यूसुफ अब्दुल करीम साहब। तो हमने तो आज ही वो अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर खोला हुआ है। हमारी रिपोर्ट इस बात की रोशन मिसाल है कि हमने तो 82 और 81 मेजर ऐसे लिखे हुए हैं। 35 पंक्चर तो हमने नहीं लगाए, 81 मेजर ऐसे दिए जो पाकिस्तान के अवाम की बहबूद के लिए हो। तो अब आप तवक्को कर रहे हैं कि
9 महीने बखैर खूबी गुजरेंगे और उसके बाद भी आसानी पैदा होगी। हम ऐसी कोई रिफॉर्म्स कर लेंगे जो मतलूब। मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ। मैंने पाकिस्तान में मेरी जिंदगी गुजरी है, बच्चे भी मेरे तो पढ़ के शामी साहब आ गए हैं, आपकी नॉलेज में है। मगर ये है कि मैं आज तक एक पूरा एतमाद शख्स जिसको मैं देखता था और जिसके बारे में मैंने हमेशा लोगों को कहा कि मुझे अल्लाह के बाद अगर फेथ है पाकिस्तान के ऊपर है और शख्स के ऊपर है, वो इसाक डार है। अच्छा, उसने हमेशा हर लम्हे मैंने देखा उसको कि परेशानी में भी रहते हुए भी ना तवक्कल नहीं छोड़ा और हर चीज का हमने मर्दाना मुकाबला किया। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, एड़ी चोटी का जोर तो लगाया शहबाज शरीफ साहब ने, एक के पास गए। देखें, एक वो कप्तान है हमारी टीम के, श्रीलंका के सदर को लेकर गए IMF की MD के पास। जी जी बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, वो उनका एक फैसला था सर तस्लीम खान जो उन्होंने फैसला किया, मगर ये बात उनकी दुरुस्त होगी शहबाज शरीफ साहब की भी कि देखें ये अब इंटरिम सेटअप में भी आना है। बिल्कुल, ये टीम तो हमारी तो इंशाल्लाह चला लेती, कोई ऐसा मसला नहीं था। मगर शहबाज साहब ने सबको क्रेडिट दिया है, मगर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा क्रेडिट खुद उनको जाता है। नहीं, उनकी बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दम पे काफी एविडेंट है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें थी, जो काविशें थी, और शुरू से इस बात पे लगे हुए थे कि नहीं देखें अब इंटरिम सेटअप में भी आना है, आपको भी पता है। और हो सकता है कि वहाँ इतनी को मजबूत आसाब के लोग ना हो कि जो इन चीजों को संभाल देगा। आपको ये पता है जबकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाकी में 1998 में, तो आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे हफीज पाशा साहब थे, उस वक्त एक बड़ा घबराहट का माहौल था और 69 रुपीज तक का डॉलर पहुंच गया था और डॉक्टर साहब भी थोड़े घबरा गए थे। उस वक्त भी इसाक डार साहब आए, उन्होंने उस डॉलर को 69 से 52 पे किया और उस वक्त असेंबली में ये बातें हो रही थी कि डॉलर 100 रुपए का हो साहब उस वक्त सरताज अजीज साहब थे या पाशा साहब थे? नहीं, उस वक्त पाशा साहब थे। पाशा साहब के बाद उसी वक्त इसाक डार साहब आए। सरताज अजीज साहब भी थे मेरा ख्याल है। नहीं, सरताज अजीज साहब सर उसके बाद थोड़े अरसे के लिए पाशा साहब थे और पाशा साहब के बाद फिर फौरन। अच्छा, अब आ जाइए ना कि अब आप ये बताएं कि आप कोई ऐसे बुनियादी फैसले करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत के कमर से बोझ ख़त्म हो, ये हम अदारे जो हैं खसारे के चल रहे इनसे कोई निजात हासिल कर सके, कोई तेज़ी से आगे बढ़ सके, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सके, ये मुमकिन होगा? सर मैं ये समझता हूँ कि देखें अब ये जो जाने वाली हुकूमत है जिसके मेरा ख्याल है 5 या 6 हफ्ते कुछ रह गए होंगे, 5 हफ्ते ही रह गए अब तो। मेरा ख्याल है इसमें तो नामुमकिनात में से होगा और केयर टेकर सेटअप का जो भी होगा वो उसके ऊपर ये मेरा ख्याल है वो उनके मैंडेट में नहीं होगा। अब आने वाली जो भी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि आप एक रोड मैप बनाएं और इन इदारों से जो कि नुकसानात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक आइडिया दिया था, मैं प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे भी हूँ। हमने ये कहा था डिस्कोज आपकी 10 है, 11 थी, इसमें से के इलेक्ट्रिक आप ऑलरेडी आप प्राइवेटाइज कर चुके हैं, 10 आपकी हैं, तो आप एक अच्छी और एक बुरी करके बुके बनाएं और 5 बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को ऑफर कर दें। ठीक। और जो भी बड़े टाइकून या कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, मियां मंशा साहब जैसे महान लोग हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, बाकी और भी अच्छे लोग हैं, मुसद्दिक जुल्करनैन साहब हैं, जो भी इनको हम इनको ऑफर करें, बाहर से भी कोई आना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट लेके, ताकि हमारे लॉसेस कट हो जाए। इसी तरीके से PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, आपको पता है, जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हम उस तरफ हो जाते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो उस तरफ हो जाते हैं। तो PIA की प्राइवेटाइजेशन होते होते रह गई थी, आपको पता है, स्टील मिल आपकी बंद हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें मेरा ख्याल है हमें, अभी तो रजा रब्बानी साहब ने कहा जनाब उसको डीनेशनलाइज ना करें, उसको जनाब प्राइवेटाइज ना करें, उसकी तो यूनियन से बुला के मशवरा करें, जिसके यूनियन आप जिस सरकार के लौंडे के सबब बीमार हुए हैं उसी को इलाज के लिए बुला लें। सुन लीजिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यूनियन से जब हमारे सियासतदान इक़्तिदार में होते हैं तब उनसे बात नहीं करते, जब अपोजिशन में जाते हैं फिर उसी यूनियन के साथ जाके मिलते हैं और कहते हैं हम आपके मुतालबात की तायीद करते हैं। नहीं, वो तो रब्बानी साहब तो इक़्तिदार में है ना, नहीं उससे पहले असद उमर नहीं जाके मिलते रहे, जो भी है। हाँ जी, मैं करूंगा आपको कि देखें, आप छोटी सी मिसाल लें, आज इतनी सारी प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं पाकिस्तान में और आप भी माशाल्लाह बहुत ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल आप कभी भी करेंगे, उनके क्रू में छोटे जहाजों में 4 लोग होते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और आप PIA की परवाज में आ जाए तो 7 लोग होते हैं। तो अल्लाह साहब, ये कोई चंद बरस पहले खाकसा ने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे एक रिपोर्ट नशर की थी तहकीकाती, दुनिया भर की परवाज़ों के साथ जितना अमला तयनात होता है मजमूई तौर पर उस पर मबनी
PIA का स्टाफ एक फ्लाइट के ऊपर जो ओवरऑल अमला जो तयन होता है कागजों में, वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था, 700 से जायद अफराद एक फ्लाइट के ऊपर आपके पास जहाज नहीं है जी, आपके पास जहाज नहीं है ना, और जो जहाज है वो खराब पड़े हुए आधे से ज्यादा। तो आप और दूसरा टाइमिंग का मसला अभी तो आपको चलने की इजाजत ही नहीं मिल रही। वो सर्वर साहब तो इस तरीके से तबाही कर गए। सर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ना अब तो। तो क्या आप क्या अब तो गुनाह माफ हो गए। आप क्या गुनाह माफ हो गए? नहीं मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा आपकी माशाल्लाह जो याददाश्त है ना, उसका मैं फायदा उठाते हुए पूछ रहा था कि उन्होंने कर दी है ना? कर दी। बस तो फिर अब कौन सी सर, वो कभी उन्होंने कहा ही नहीं था। असेंबली के फ्लोर में जो भी बात करेंगे 100 खून मार पे वहां से। चलिए तो अब कुछ ना कुछ तो जो कर सकते हैं तो कर जाइए। आप भी तो माशाल्लाह इंशाल्लाह सर कर रहे हैं, अहले इख्तिदार में शुमार हो रहे हैं। आप हमारे बड़े हैं सर, आप दुआ कीजिए। अच्छा जी, जाने से पहले गुजारिश सुनिए, ये जो आज इस मुआहदे के बाद जो स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी आई या डॉलर 5 रुपए नीचे गिरा, ये क्या आर्जी है या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डील? ये आर्जी होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये नी जर्क होती है, वो गुड न्यूज की वो होती है ना जो, वो आपको मिल गई है बस। आप, मैं समझ रहा हूँ ये आर्जी होती है, ये परमानेंट कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, और फिर इस डील के बाद सऊदी अरब और यूएई के साथ जो मामला था 2 या 3 अरब डॉलर्स का, वो भी आ जाएंगे सर, वो भी आ तो जाएंगे आपके 12 जुलाई के बाद उनके बोर्ड में अगर अप्रूवल होगी तो सारी चीजें। आलमी मालियाती अदारे जो हैं उनसे भी ताउन मिल जाएगा, मतलब कोई शॉर्टेज नहीं होगी, डॉलर पे दबाव नहीं होगा इंशाल्लाह। एक आम डॉलर का दबाव नहीं होगा, रुपए पर रहेगा सर, डॉलर पे दबाव रहेगा क्योंकि इंपोर्ट खुल गई है। हाँ जी ठीक। अच्छा, एक आम फहम क्यूरी ये है कि जी डील तो हो गई बड़ी सख्त शराइत पर, तो शायद महंगाई का एक नया तूफान आएगा, इस बारे में अवाम को एतमाद में लीजिए ना जी। मैं समझ रहा हूँ 1 से 2% बढ़ सकती है महंगाई, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि देखें जो भी चीजें हैं, ऑल्दो के इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़े हैं इसमें और कोई हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रोका है, बट यहाँ पर जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी, जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और बाकी चीजों की जो महंगाई हुई है और जो पेट्रोलियम लेवी आप अगर ऐड करेंगे, उसकी वजह से 1 से 1.5% महंगाई में इजाफा। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी जी? जी 5 रुपए लेवी लगाइए। देखिए पेट्रोल की कीमतों की 2 चीजें, एक टैक्सेस हैं आपके और दूसरी इंटरनेशनल प्राइस है। तो इंटरनेशनल प्राइस अगर घटेगी तो इंशाल्लाह उसका कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, मगर अगर इंटरनेशनल प्राइस स्टेगनेंट रहती है, आई मीन अदर थिंग रिमेन्स द सेम वाली बात, तो आपको जो पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए पे कर लेके जानी है, तो वो जाहिर बात है आपको। तो साहब ये अगर बेयकीनी से निजात तो मिल गई ना, ये तो पल पल का धड़का लगा हुआ था, जी पता नहीं क्या हो जाएगा। उस वक्त भी शामिल साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, गैब का उसी को है, हम डिफॉल्ट नहीं करते। चलिए अल्लाह ने अब तो बचा लिया ना। नहीं अल्लाह ने सर पहले भी बचाया हुआ था, तवक्कल यही था, अल्लाह बचाएगा और बचा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरी प्लान थी और ये कोई मजाक नहीं था कि जो एक फाइनेंस मिनिस्टर आके पूरी मीडिया के सामने पूरी दुनिया को कहे कि मेरे पास प्लान है, मगर तो ऐसे बात नहीं, तो प्लान था। आपके नकात तो कहते हैं कि जनाब आपने बड़ी ताखीर की है मुतालबे मानते मानते IMF के, आप तो बड़ी सियासी बातें करते रहे, आलमी पॉलिटिक्स की बातें करते रहे और मामलात को खराब करते रहे। मैं सर इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि नवंबर में IMF को आना था, वो खुद नहीं आए, वो जनवरी 31 को आए, तो 2 महीने तो उन्होंने किए और हमने तो 9 फरवरी को उनको दे दिया था। आपने देखा होगा मीडिया में रिपोर्टें जब भी आपके चैनल पे भी आई हैं, आपके नाकद तो यही कहते हैं कि आपने बड़ा वक्त जाया किया है। नहीं हमने नहीं किया। देखिए उनके भी कंडीशनें चेंज हुई हैं, 2 महीने वो लेट भी आए, 2 महीने के बाद आके उन्होंने जो हमसे रिव्यू मांगा, हमने रिव्यू कर दिया था, 9th रिव्यू कंप्लीट था हमारा, उसके बेस में उनको डिस्बर्समेंट करनी थी, वो उन्होंने नहीं की। इसके बाद एक आप अगर देखेंगे कुछ कंडीशन इनकी चेंज हुई हैं जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक आर्टिकल छपा आपके चैनल पे, कामरान खान साहब के शो में राना शहबाज साहब आए, दूसरे चैनल से भी आया, उन्होंने बताया ये बात कि उन्होंने कुछ कंडीशन चेंज। चलिए जो आपका फील्ड है टैक्स इस्लाहात कुछ होंगी कि वो भी नहीं होंगी, वो भी नई हुकूमत ही करेगी? ये फिंगर्स क्रॉस वाली बात है, हमने अपनी रिपोर्ट दी है और अभी भी मैं उस मीटिंग से उठ के आया हूँ जिस मीटिंग में हम ये तय कर रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट कब और किस तरीके से जारी की। तो कुछ तो कर जाए ना तोला साहब। सर 5 हफ्तों में क्या करें? ना करें सर, लिख के तो दे के जाएंगे, फिर आप जैसे सहाफियों की और दोस्तों की जरूरत होगी कि वो उसको आगे लेके चले
और गवर्नमेंट को और आवाम को फोर्स करेंगे वो टैक्स। अच्छा, ये देखिए, मोडीज ये कह रहा है कि इसके बाद भी मजीद IMF पैकेजेस की जरूरत पाकिस्तान को पड़ेगी इकोनॉमी को देखते हुए, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और 9 दूसरा महीने के बाद। जी, और दूसरा मोडीज का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुना देता हूँ। पहले एक जुमला ले लें। जब सारे बैंक ये खत्म हो गए थे ना, बड़े बड़े बैंक जो बिल्कुल बुर्ज गिर गए अमेरिका में, उससे पहले उन्होंने उन सब बैंकों की रेटिंग ए कर दी। ठीक है। ए रेटिंग थी, वो सारे उड़ गए थे और इनके सब उड़ गए, आसरे पे ना जाया करे। नहीं, एक ऐसे वाकयात तो हो जाते हैं, लेकिन IMF खुद कह रहा है अपने एलामिये में कि पाकिस्तान को पूरी ज्यादा मार्केट उड़ गई थी। नहीं, मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर IMF की भी बात करें तो उसके एलामिये में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को ज्यादा मालियाती डिसिप्लिन दिखाना होगा, वो तो लाना देखिए, होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके एलामिये में लिखा हुआ है। मैं इससे मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, मैं ये जरूर कह रहा हूँ आपको कि बिल्कुल अपनी जगह वो भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, मगर आने वाली हुकूमत के ऊपर मुनसर करेगा कि वो अपना प्लान क्या लाए। आपकी कोई आपकी कोशिश नहीं है, आपकी कोशिश नहीं है कि आने वाली हुकूमत भी आपकी हो? सर वो तो मैं आपको पता है सियासी आदमी नहीं हूँ, तो हमारी जो सियासी विंग है वो बिल्कुल काम कर रही होगी, और अल्लाह ताला ने जो मुल्क के हक में बेहतर किया और हमारे हक में बेहतर किया वही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। वो जनाब डार साहब तो कहा करते थे आई डोंट केयर IMF के बारे में, तो जो शहबाज शरीफ साहब की बात आपने की उसको एक्नॉलेज अलबत्ता कर रही है दुनिया के, जिस तरीके से उन्होंने पर्सनली आउट ऑफ द वे जाके IMF के डायरेक्टर को एंगेज किया, आर्टिकल्स में लिखे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनको भी शाबाश दी है इसाक डार साहब को। हाँ जी जी, देखिए बात यह है शबाना रोज मेहनत और अंत तक ऑल इज वेल, और दिल की अथाह गहराइयों से उन्होंने मुबारक मेहनत बहुत करते हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं। इसाक डार साहब सोते बहुत कम है, रात देर तक काम करते हैं, बस जज्बाती हो जाते हैं जरा, आप जैसे होनहार बच्चों को देखकर। हालांकि उनके जज्बाती होने की उम्र नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा सर, दो और अच्छी खबरें शेयर कर देता हूँ आपसे। ये इस मौजू पे कुछ मजीद तो नहीं इरशाद फरमाइए? बस हो गया। अच्छा, दो बड़ी अच्छी खबरें हैं। ये कोह पैमाई की दुनिया में पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ये अरसा है। हमारी बच्चियां जो हैं, वो उनका भी जिक्र करता हूँ, पहले बच्चों का। उसकी वजह 8 साल का बच्चा है लब्बैक शिगरी, और एक 12 साल का बच्चा है दानिश सदपारा जो हमारे कोह पैमा थे उनका भतीजा लगता है। इन्होंने 19,365 फीट बुलंद जो खुसरो गंग नामी चोटी है ना जी, उसको सर किया। इतनी कम उम्र में इतनी बुलंदी पर वाक़ चोटी को सर करने का ये नया रिकॉर्ड है। अमेरिका के 1-2 बच्चों ने और कुछ नेपाली बच्चों ने माउंट एवरेस्ट या दीगर मकामात पे वो गए बेस कैंप पे, लेकिन वो किसी के हमरा होते थे, किसी मिशन का हिस्सा होता थे। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। हमारे बच्चे जो ये इन्होंने इतवार की दोपहर 1 बजे ये रिकॉर्ड पता है कि ये अबू जहल को किसने कत्ल किया था? बच्चे ने, 2 बच्चे। हाँ जी, हैं इतनी उम्र के, और उनका कि हम अबू जहल को निपट के आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और गए और निपट के आ गए, ऐसा ही। तो बस। और दूसरी तरफ से हमारी ये मुसलमान का खून जो है ना, उसमें बड़ी हरारत है। ये दूसरी एजाज़ हमारी ख़वातीन के लिए काबिल एहतराम नाइला कियानी और समीना बेग, ये नवी बुलंद तरीन चोटी जो नांगा पर्वत है उसे सर करने वाली पहली पाकिस्तानी ख़वातीन ये बन गई हैं। जो हमारी समीना बेग हैं, ये तो आप जानते हैं कि 2014 में माउंट एवरेस्ट भी सर कर चुकी हैं, और ये 9 मुख्तलिफ जो चोटियाँ हैं, 7 बर आज़मों में 7 बड़ी जो चोटियाँ उनको भी सर कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने भी उन्हें मुबारकबाद। हमारी ये जो बच्चियाँ हैं नाइला खियानी और हमारी समीना जो हैं कह लें, और इनको बड़ी यानी मुबारकबाद दी है मरियम नवाज साहबा ने भी। हमारी ख्वातीन ने बड़े काम किए हैं ना। अब देखिए मोहतरमा फातिमा जना क्या जमहूरियत की तहरीक, बहाली की तहरीक चलाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देख ली, बेगम राना लियाकत को देख ली, बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से फिर आप बेगम ईदी को देख लें, वो किस तरह सफ़े बेगम बल्कीस ईदी, वो भी अपने शौहर के साथ जुड़ी रही। अब मरियम नवाज शरीफ जो हैं कैसे मर्दानावार मैदान में हैं, बल्कि दीवानावार मैदान। और मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी तरफ देख रही है, वो उसकी तरफ देख रही है। लेकिन तय नहीं हो रहा कि करना क्या है, कब आना लेंगे साहब, पहाड़ सर कर लेंगे, ये तय नहीं हो रहा कब। परेशान ना हो करें। अब निगरान सेटअप की बातें भी हो रही हैं ईद के दिनों में। निगरान सेटअप तो आएगा, मुख्तलिफ नाम आपने सुने होंगे कि जी फलां भी है, फिर इसमें दोस्त साहब जो हैं जिसके भी हैं, जो मोहसिन बेग साहब के दोस्त हैं वो उनका नाम ले रहे हैं, जो हमारे गौर साहब के दोस्त हैं उनका नाम ले रहे हैं, जो नजम सेठी साहब भी हमारी तरह को ज़रा फारगुल बाल हो गए तो उनका नाम आ रहा है। इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब के जो
वो है नामलेवा, वो उनका नाम ले रहे हैं। नकवी साहब का? हाँ हाँ, अच्छा, उनका भी नाम है। अच्छा, कि भाई ये दिलचस्प है। हाँ जी, कि भाई वजीर, क्योंकि वजारत उलिया जो है बड़ी अच्छी चला रहे हैं, तो इसलिए आप उनको वजारत उज़्मा पे तजर्बा चलें, कर एक खबर है, ऑन रिकॉर्ड दे देते हैं, अल्लाह करे खबर की लाज रह जाए। ये जितने नाम हमने डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी शख्स निगरान वज़ीर आज़म नहीं होगा। चलिए, आपको और हो जाएगा, कोई और होगा। और ये इसमें बिलखुसूस आपने गौहर साहब का जिक्र किया और एक और भी नामवर शख्सियत की ज़ेर बहस आ रही थी। इन दोनों ने तो माजरत की है। हम बदशगुनी क्यों करें? इन्होंने माजरत की। किससे माजरत की? अभी तो किसी ने ऑफर ही नहीं की, तो माजरत किसको? खबर दे रहा हूँ सर, डिस्कस हुआ था, इन तक कहाँ पैगाम अभी पहुंचा तो तो माजरत की। अभी तो यानी कोई नाम ही फाइनल नहीं हुए, मशवरे हो रहे हैं, पता नहीं कोई पिंडी में कोई माजरत कर दी होगी, किसी ने इस्लामाबाद में कर दी। अभी प्योरली लॉबिंग हो रही है और वी लॉगिंग के जरिए अपने अपने नाम जो है ना उनको मार्केट में आम किया जा रहा है। अभी तो नाम मार्केट, जितने नाम नाज़रीन आप सुन रहे हैं, हम ये क्यों कहें किसी शख्सियत में से कोई भी नहीं होगा, सारे हमारे दोस्त हैं, आप सबको लगा देते हैं, सबको आप अल्लाह ताला जिसके भी सबको लगा देते हैं। भाई मोहसन बेग साहब हैं, सहाफ़ियों को उनका काम नहीं रह गया, नकवी साहब हैं, सहाफ़ी जो आप सहाफ़ी छोड़ दे, नजम सेठी साहब हैं, तजर्बाकार हैं, अच्छा, पहले निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं, और हमारे भाई हसन अस्करी रिजवी साहब भी तो है ना, वो तो हमारे वज़ीर आला रहे हैं, उनका नाम तो भूल गए, उनका नाम ही कोई ले रहा है। तो आपको सोचना चाहिए ना। किसका? हसन अस्करी साहब के बारे में तो मैं मुस्बत राय रखूंगा, उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हल्के सब पे गौर करेंगे, क्योंकि वो अस्करी भी हैं और अस्करी हल्कों के करीब भी हैं, तो उनका नाम भी अच्छा दिलचस्प नया नाम आ गया। अब राजा रियाज साहब को भी तो कायल करना है ना। राजा साहब अगर अड़ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, भी तो कंसेंट लेनी। हाँ नहीं, बड़ा मसला हो जाएगा अगर वो अड़ गए। लेकिन खबर यही है कि कोई इकोनॉमिस्ट या मैशत का जो एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट टाइप का भी नाम आ, हाँ जी, इस तरह की किसी, हफीज पाशा साहब का नाम भी आ जाए, इस डोमेन से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत जो हैं उनको निगरान वज़ीर आज़म तयनात करने या मुकर्रर करने के ऊपर सलाह मशवरा हो रहा है, क्योंकि आगे हमने IMF को भी माहिर मईशत हो। जी देखें जी, अगर तो 2 महीने में या 3 महीने में तो इंतखाबात हो जाने हैं, उसके बाद तो फिर नई हुकूमत को आके ही काम करना पड़ेगा, शायद मार्च में हो, फिर देखते हैं, अब ये तो हम कह नहीं सकते। ठीक, शामी साहब हमेशा डिस्करेज करते हैं मुझे कि यकीनी जो है ना फैलानी जाए, कयास सराई ना करो, इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। दीगर मौज़ूआत पर जाने से पहले शामी साहब, आज आप दिन में जनाब गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब का जिक्र खैर कर रहे थे कि 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, तो वो आज उनसे रब्ता करने की हमने कोशिश की, चले उनसे बात करते हैं सियासत से हट के भी। तो मालूम हुआ कि ये 3 माह में इन्होंने 20,000 ख़ानदानों में माहाना मुफ्त राशन तकसीम किया है, और तलबा को बिलखुसूस IT में जो IT की तालीम है उसमें दाखिले भी लेके दिए और उनकी फ़ीस भी वहाँ अदा की। जंजीर अदल की वजह से भी शोहरत पाई। तो ऐसे उहदे जो बज़ाहिर नुमाइशी लगते हैं वहाँ रह कर भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे वो कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, कामरान टेसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, आपकी तो माशाल्लाह बड़ी धूम मची है। ऐसी ईद तो कभी गवर्नर हाउस में क्या किसी जगह भी मनाई नहीं गई होगी, ऐवान सदर में भी मनाई नहीं गई होगी। तो ये 100 ऊँट आपने कुर्बान किए हैं, और बकरियां उसके अलावा हैं, बकरे जी, और बकरे उसके अलावा हैं। तो आप यानी क्या ख्याल कैसे आया आपको, क्या मकसद क्या था इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि इस वक्त हमें देखना था कि जो माशी हालात पूरे मुल्क में हैं, और ख़ास तौर पे जो सिंध में पहले फ्लड आया, उसके बाद साइक्लोन की बात हुई, तो लोग बेरोज़गार हो गए। और फिर जो इंडस्ट्री है कराची में, जब उनको LC नहीं खुली, फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल रहा था, तो 48,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो ले ऑफ कर दिए गए, निकाल दिए गए। अच्छा, अब ये 48,000 लोग जो हैं वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मतलब आप ये देखें कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सब सियासत में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ठीक करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। ऐसे में ये सारे लोग जो इग्नोर हो गए हैं, वो कौन लोग हैं? जिनको घर में राशन का इशू है, बिल्कुल ठीक, जिनको कई सालों से वो लोग कुर्बानी में हिस्सा डालते थे, और इस बार वो लोग हिस्सा भी नहीं डाल सके। और जब हिस्सा नहीं डाल सके तो नीचे भी जो लोग लेने आते थे उनको भी इस बार वो चीज मैसर नहीं थी। और जो लोग कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे थे मार्केट में, वो 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख तक के अंदर जानवर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में 2 चीजों का हमें ख्याल आया।
एक तो हमने 100 ऊँटों की कुर्बानी की, और फिर जो स्ट्रीट क्राइम इस बार बहुत ज्यादा हुआ कराची में, हमने उसमें ये कहा कि जिसका वालिद किसी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो गया, शहीद हो गया, तो वो हमारे 1366 पर कॉल करे, हम उसे जिंदा एक बकरा जो है उनके बच्चों को पहुंचा देंगे, ताकि उनके घर में भी ईद हो। और बाप की जो एक कमी होती है वो तो खैर पूरी नहीं की जा सकती पैसे से या किसी चीज से, लेकिन कम से कम ये जरूर हो कि उसके घर में एक कुर्बानी का जानवर आ गया। इसके साथ साथ आप जाहिर है आप देख ही रहे हैं कि हमने जब रमजान में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इफ्तार और डिनर किया हमारे यहाँ, माशाल्लाह। उस वक्त 75,000 एप्लीकेशंस आई जिसमें लोग अपने राशन के लिए परेशान थे, अपने रोजगार के लिए परेशान थे। अच्छा, अब रोजगार ऐसी चीज है जिसको देने के लिए आप इंडस्ट्री लगाएं, वो जमीन इतनी महंगी हो गई है कि इंडस्ट्री लग नहीं पा रही है। तो हमने ये कहा कि ठीक है, फ्यूचर दुनिया में आईटी का है, तो गवर्नर हाउस के अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया और उसके तहत तकरीबन अभी तक वेबसाइट पे 5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और हम यहाँ 50,000 बच्चे बच्चियों को आईटी के मुफ्त कोर्सेज करवाएंगे। और वो कोर्सेज कोचिंग सेंटर वाले नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स, ये कोर्सेज है। कितने अरसे में हो जाएंगे? साल की मेहनत, और बल्कि 6 महीने के बाद ही वो, मैं समझता हूँ 15 से 20 लाख रुपए कमाने के काबिल होगा। और इसमें जो बेहतरीन फैकल्टी थी इस तमाम कोर्सेज को कराने की, वो हमने हायर कर ली है। अगले संडे से कोर्सेज होंगे, और पहला जो टेस्ट है उसमें 15,000 बच्चों को हम एक साथ बुलाएंगे और वो टेस्ट देंगे, और इसी तरह 15-15 हजार करके पूरे 5 लाख जो बच्चों ने अप्लाई किए उनके टेस्ट होंगे, और फिर जो क्लासेज हैं वो गवर्नर हाउस में शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जहां हमने ईद वाले दिन 100 ऊंट और 100 बकरों की कुर्बानी की, उसी में ताकतवर पाकिस्तान, जो कि यूनिटी फूड के फरूक अमीन साहब ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकतवर प्रोग्राम का पाकिस्तान में, जिसमें 1 लाख राशन वो उन्होंने हमें पहल की। आगे आके उन्होंने कहा कि मैं खुद देता हूं और उसके बाद फिर लोग इसमें आए। तो वो 20,000 पहला राशन हमने ईद वाले दिन लोगों में तकसीम किया। अगले 20,000 की हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है। यूनिटी फूड 1 या 2 दिन में ये 20,000 और राशन हमें उसी तरह जैसे पहले 50 ट्रकों के कन्वॉय में आया था उसी तरह आ रहा है। और फिर इसमें से 1,000, 2,000 राशन में हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना हर जगह लेके जाऊंगा जहां हम लोगों को देंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ हम काम कर रहे हैं, एक ऐसी हमने ऐप बना ली है जो व्हाट्सएप के ऊपर, कल उसका बाकायदा हम मीडिया को बुला के या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि अब हर आदमी, जो हमने बेल ऑफ होप के नाम से एक बेल लगाई थी, उसमें लोग आते थे रात 12 से 8 तक और अपनी मजबूरियां, परेशानियां और चीजें करते थे, और मैं खुद जाके गेट पे खड़ा होता था। उसी बेल ऑफ होप को हमने अब इस तरह बढ़ाया है कि इस ऐप के थ्रू आप हर आदमी अपने व्हाट्सएप के थ्रू उर्दू, इंग्लिश और वॉइस नोट के थ्रू गवर्नर हाउस में कंप्लेन भेज सकता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि इस बेल ऑफ होप को हमने अब व्हाट्सएप के अंदर तब्दील कर दिया है, और हर आदमी जिसके पास मोबाइल है वो अपने अब व्हाट्सएप से, किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली आप जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेन हमें गवर्नर हाउस में कर सकते हैं, और यहाँ तमाम अमला जो है वो उनकी एप्लीकेशंस को जहां जिस डिपार्टमेंट के लिए की जाएगी उसको कन्वर्ट करेगा। शामी साहब, इसके साथ साथ हम अपने मुखैर हजरात जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड का लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस एक 35,000 और 50,000 रुपए कमाने वाले आदमी के लिए होगा। दैट इज इनक्रेडिबल सर। ये बिल्कुल फ्री होगा। अच्छा, अब आप देखें कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स अभी तक मैंने लिए हैं या मेरी टीम ने, उनमें से 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नर हाउस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। ये इनिशिएटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ। रमजान का इफ्तार डिनर मैंने अपने जाती खराजात से किया, उसके बाद ये यूनिटी फूड वाले आ गए, इसके साथ साथ जेडीसी और सैलानी वाले भी हमारे साथ आ गए कि हम आईटी कोर्सेज में आपका साथ देंगे, और इसमें जो भी चीजें होंगी, फिर हमारे सरजियां हैं, दानियाल, मतलब हर लोग जो कहते हैं ना कि वो खुद ही कारवां का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और अब ये जो इंश्योरेंस कार्ड है
वो आ रहा है। और उसके बाद जो एक चीज करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी 80% काम कंप्लीट है। वो ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों का दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी हम कार्ड बना रहे हैं ताकि वो 6 महीने तक अपने बच्चे के लिए मुफ्त दूध का जो पैकेट है वो हमारे पास से ले सकें। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर हम दिन रात में 17 घंटे काम कर रहा हूँ, और बगैर किसी पावर के, बगैर किसी एग्जीक्यूटिव हमारे पास कोई पावर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इखलाकी पावर, ताकत जरूर है कि हम 17 घंटे गवर्नर हाउस में इन तमाम इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करते हैं। अभी भी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ हमारी पूरी टीम्स बैठी हुई है और हर आदमी अपने हिस्से का काम बता भी रहा है, कर भी रहा है। यही कोशिश है शामी साहब इन हालात में देखते हुए कि हम ये काम साहब आपको बहरहाल आपको बहुत डबल ईद मुबारक। आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब कोशिश करनी चाहिए कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, स्ट्रीट क्राइम कम हो, सरमायाकारी की फ़ज़ा हो, सनतें लगें, लोगों को रोज़गार मिले। ये तो भी साथ साथ ज़रूरी है जो हुकूमत के करने का काम है। बहरहाल आपने जो बेड़ा उठाया है। जरूर आपको एक बात कहूंगा, देखें स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। बिल्कुल जब किसी के घर में बच्चे के लिए दूध ना हो और 25,000 रुपए कमाता हो और 30,000 रुपए बिजली का बिल आएगा तो ये तो होगा। फिर इनलीगल इमिग्रेंट भी एक वजह है। लेकिन इंडस्ट्रियां कैसे लगेंगी? मैं सिंध और कराची की बात करूं जहां 50 करोड़ रुपए एकड़ जमीन मिल रही हो इंडस्ट्रियल जोन में, तो कैसे इंडस्ट्री लगाएगा? तो इसके लिए तमाम मौके जो है वो हमें हुकूमत को कुछ देने पड़ेंगे लोगों को, और नए नए प्रोग्राम्स जिसे मैं कहता हूँ ना, छोटे कारोबार, हमें टूरिज्म की तरफ तवज्जो देनी है। अगर 300 रुपए का डॉलर हो गया है तो इसका फायदा कैसे मिल सकता है जब दुनिया से टूरिस्ट आपके मुल्क में आके अपना $1 लेकर आए और 300 रुपए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसके लिए सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम आजकल लाजिम है। आपने जो ये एफर्ट्स किए हैं, जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं, काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं। इससे पैगाम ये भी है बाकी गवर्नर हाउसेस के लिए भी, गवर्नर्स के लिए भी और ज़िम्मेदारान के लिए भी कि आप भी ऐसे इनिशिएटिव अपने प्रोविंसेस में ले सकते हैं और आप भी ये फ़ख्र से इन इनिशिएटिव्स को टीवी पे आके बयान कर सकते हैं। थोड़ी सी इंटेंट चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए जो टेसूरी साहब ने फराहम की। सर वक्त कम था, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह किसी रोज़ आपसे तफसीली एक नशिस्त का अहतमाम भी करते हैं। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो ये हो गया जी टेसूरी साहब का वाक़या। अब स्वीडन के ऊपर अपने तने तन्ना लगे हुए हैं, पर लोग मिल रहे हैं। जी 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 जी। और कराची तो माशाल्लाह, कराची में मसाइल बहुत हैं मगर वसाइल भी बहुत हैं और अहले दिल भी बहुत। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम जितना हो जाए, जिस कदर हो जाए, जिसकी तौफीक हो जाए, उसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वीडन के वाक़े पे बहुत दिल दुख है, उस पर शामी साहब से बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। सर स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती उस पर शदीद गम और गुस्सा है। आज वज़ीर आज़म भी मुखातिब थे और OIC का एक हंगामी इजलास भी हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो हम ट्रेंड चलाते हैं, जो कैंपेन चलाते हैं ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़, यानी सिफारती बायकॉट किया जाए या अशिया का बायकॉट किया जाए या कुछ और, इस पर आपसे मैंने बात करनी। लेकिन इंडोनेशिया में इस वाक़े के ख़िलाफ़ लोगों ने जब एहतजाज किया तो शामी साहब उन्होंने एहतजाज पुरतशद्दुद करने की बजाय सब लोग बैठ गए, हाथों में कुरान पाक थामा और उसकी तिलावत करके एहतजाज किया। तो जाहिर है कि हम अपने मुल्कों में एहतजाज शुरू करते हैं, अमलाक को जलाते हैं अपनी, लेकिन अपनी अमलाक को, इससे ज़्यादा बड़ी हमाकत क्या हो सकती है। देख ये स्वीडन में जो हुआ है ना, ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो शख्स जो है जिसने कुरान करीम को नज़र आतिश किया, बेहुरमती की, मस्जिद के सामने खड़े होकर, यानी ईद का इज्तिमा है और फिर उस एक अदालत से वो हुक्म ले आया है कि उसको ये काम करने दिया जाए, इजाज़त दी, और पुलिस उसको उसकी हिफाजत करे। अंदाज़ा लगाएं, अब यूरोपीय यूनियन ने भी उससे अदारे ला ताल्लुक़ की किया है और एक लिहाज से मज़म्मत की है, और फ्रांसिस ने भी, और दूसरे, और पोप ने भी, और स्वीडन की हुकूमत ने भी कहा कि ये इनफरादी फेल है। भाई इनफरादी फेल है तो आपका निज़ाम कानून जो है और निज़ाम इंसाफ क्या अंधा हो चुका है। उसको सजा मिलनी चाहिए। इजहार राय के नाम पर ये तो घिनौना, यानी अदालत कह रही है कि आप इसकी हिफाजत करें,
इसको हक दें। पागलपन, वो नजर आतिश करे जाके कुरान करीम। मैडनेस, ये पागलपन है। अदालत में भी पागल बैठे हुए क्या? तो ये जो अब तो देखिए मुसलमान यूरोप के अंदर बस रहे हैं, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां मुसलमान नहीं बस रहे। अब ये उनके दाखिली मसला बन चुका है। आप फिर देखें प्यूटन जब गए वहाँ पे एक मस्जिद में तो उन्होंने कुरान करीम को एहतरामन अपने सीने के साथ लगा के जेस्चर का इजहार किया कि मेरे लिए इसकी तकदीस ही है। मतलब सब लोगों के लिए तकदीस है, मजहबी किताबों की, मजहबी रहनुमाओं की। हर शख्स जो है जो जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी अकल दी है वो उनका एहतराम करता है, उनकी तकदीस उसके जहन में है। तो ये हम कैसे हमने आज़ादी इजहार के नाम पर किस किस्म की एक तूफान बदतमीजी मचा दिया है। तो आलम इस्लाम ने बहरहाल इसका नोटिस लिया है, इसका कोई हल निकालना चाहिए। हल जहाँ पे एहतजाज इसके कवानीन उनको बदलने चाहिए। ये तो आप तजवीज़ करें जहाँ पे एहतजाज करना है या अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है। मेरा ख्याल है सर ज़ाती तौर पर कि हमारे जो मुफक्करीन हैं और जो हमारे इंटरनेशनल जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, लिखा रही हैं बैनुल-अक़वामी जराइद में या तज्ज़िया निगार है, उन्हें ये जो आपने बात फरमाई है ना, इसके ऊपर रैशनल दलील के साथ ये साबित करना होगा कि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। तो पागलपन है, ये पागलपन है। और ये अब इस बात मानी जाने लगी है। अब आप इस तरीके से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाएं, उनके इबादत गाह के सामने खड़े होकर और बड़े इज्तिमा के सामने ये हरकत करें, फिर पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। असल में ये है शिद्दत पसंदी, असल में ये है इंतहा पसंदी जो कि मुसलमानों के नाम पे थोपी जाती है। बहरहाल जो ये अल्लाह से दुआ है जिन मुल्कों में हो रहा है वो खुदकुशी के रास्ते पर है। ऐसा ही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।